नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी दंगा ब्रिगेड के उस महापाप की, जिसके हिसाब की सीएम योगी ने सख्त वार्निंग दे दी है। योगी सरकार ने संभल को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बना दिया है। पश्चिमी यूपी का ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका पिछले साल से ही चर्चा में है। कोर्ट के आदेश से जामा मस्जिद के सर्वे के बाद यहां हिंसा भड़क गई थी, जिसकी जांच हुई और कार्रवाई भी। और आज संभल में हिंसा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल का दौरा किया। इस दौरान उन्हें संभल हिंसा से लेकर शहर की धार्मिक विरासत तक संवाद किया। वहीं सीएम योगी ने संभल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। योगी ने चेतावनी दी कि संभल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की कड़ी सजा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ संभल से ही पूरे यूपी को संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसी फॉर्मूले पर संभल के नए सिरे सजाने और संवारने की तैयारी है। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने इस अन्याय को कुत्सित चेष्टा बताते हुए जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अब इन 68 तीर्थों और 19 कूपों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी। योगी आदित्यनाथ ने संभल के लोगों को उस दंगे की याद दिलाई जब कई हिंदुओं की जान चली गई थी, उन्हें बेघर होना पड़ा था। इस समय की सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। साल 1978 में हुए दंगे के बाद कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि याद करना संभल के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कौन कौन से पाप यहां किए हैं। आजादी के बाद जो कत्लेआम हुए उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनके वोट बैंक खिसकने का भय था। उन्होंने चेतावनी भरे लहजों में कहा कि हम वोट बैंक के लिए नहीं, विरासत के संरक्षण के लिए यहां आए हैं। जो भारत और भारतीयता को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किन लोगों से टकराए हैं। आज दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी की वार्निंग को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम का वो बयान आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। तो कुछ सवाल भी हैं जो आज हम चर्चा के दौरान अपने मेहमानों से पूछेंगे। एक एक करके वो सवाल भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। दंगा ब्रिगेड का महापाप होगा हिसाब, संभल से संवाद 2027 की लाइन तय, वोट बैंक की बिसात इसलिए दंगे फसाद, दंगे की सच्चाई किसने हिंसा भड़काई, दंगा ब्रिगेड का महापाप विपक्ष का है हाथ। तो आज सीएम योगी संभल दौरे पर पहुंचते हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से संभल में जो उत्पात हुआ था, जो उपद्रव मचाया गया था, उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल पर अपनी एक विशेष निगाह डाली थी। और आज हिंसा के बाद सीएम योगी पहली बार संभल पहुंचे। उन्होंने कहा कि संभल एक सच्चाई है, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उन्हें सजा मिलेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त बनाते थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे ग्रंथ कहते हैं कल्कि के रूप में यहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा।
सीएम योगी ने यहां तक कह डाला कि कुछ लोगों ने तब कोई कार्रवाई नहीं की थी जब संभल में हिंदुओं को गिन गिन कर मारा गया था, उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में। आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुआ उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का डर था। ये बांटने वाले लोग गरीबों पर डकैती डालने का काम करते थे। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने आए हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में कई प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं और लोकार्पण भी कई प्रोजेक्ट का उनकी तरफ से किया गया है, शिलान्यास भी उन्होंने किया है। तो न सिर्फ उन्होंने संभल का दौरा किया बल्कि संभल को विकास की सौगात भी दी है और संभल से उन्होंने विपक्षियों को एक मजबूत संदेश देने का भी काम किया है कि जिन्होंने संभल में अब तक पाप किया है उन्हें उनके पापों की सजा मिलेगी। तो आज इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्षियों को किस तरह से सजा दी जाएगी और आखिर वो कौन सा पाप है जो विपक्षियों ने किया और वोट बैंक खिसकने के डर से हिंदुओं का नरसंहार होने दिया। वोट बैंक की बिसात कितनी ज्यादा संभल में नजर आई, जिसका जिक्र आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया कि वोट बैंक खिसकने का डर था, इसीलिए हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस वजह से हिंदुओं ने यहां से पलायन कर दिया। इन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर था, इस वजह से यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वोट बैंक की बिसात, इसीलिए दंगे फसाद। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। थोड़ी ही देर में सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इसी विषय पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। एसके दुबे जी बहुत स्वागत आपका। और हेमंत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। हेमंत जी बहुत स्वागत आपका भी। देवेंद्र जी सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगी। संभल में हिंसा हुई, संभल को संभलने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार हिंसा के बाद संभल का दौरा करने के लिए पहुंचे। अब वो पाप और पापियों का जिक्र कर रहे हैं। कौन है वो पापी और क्या किया है उन्होंने पाप, जिसकी अब सजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देने की ठान चुके हैं? देखिए पूर्वा जी, जब चीज कोई तथ्य के साथ हो तो उसे ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बोलता है, एविडेंस के साथ है जी। और ये बड़ी बात है कि आप जो है, हम जब संभल पर चर्चा कर रहे हैं तो संभल के साथ क्या क्या कौन कौन सी घटना कैसे कैसे घटी है सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता, पूरे देश को पता है। और कितनी खतरनाक चीजें इस देश में हुई हैं वो धीरे धीरे तथ्य के साथ ओपन हो रही है। उन्हें कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, वो सबसे ही अपने आप आ रही हैं, निकल रही हैं। सिर्फ ये है कि आप जब उनकी चर्चा करते हैं तो दूसरे लोगों को उसमें मिर्ची लगती है और जब वो आते हैं तो फिर तथ्य देने पड़ते हैं हम जैसे लोगों को जी। वो कहते हैं कि भाई नहीं हुआ तो फिर उन्हें बताना पड़ता कि ऐसे हुआ और इस समय हुआ और यहाँ हुआ, आप उसे नोटेड करिए, आपके कार्यकाल में हुआ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देश 75 वर्षों से एक बड़ी गलती, एक चूक करती हुई सरकारें आ रही थी कि बहुसंख्यक को जब भी कोई बात आती थी, खासकर सनातन से लेकर धर्म से जुड़कर, उनके अस्तित्व से जुड़कर, वहां जो है रोका जाता था, अपमानित किया जाता था, दबाया जाता था, जो आज बदल रहा है। पूरे देश की बात है। संभल में तो ये चीज निकल कर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो किसी चीज में जल्दी से जो है समझौता नहीं करते हैं, तथ्य पर बात आने के बाद स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन देश के कोने कोने से सारी चीज निकल कर आ रही है कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ है। संभल के साथ जो घटना हुई, जो कत्लेआम मचा था, वो पूरे देश के सामने है। अगर वो उसी समय न्याय हो जाता तो शायद आज योगी जी को ये नहीं कहना पड़ता जो कहना पड़ रहा है। और फिर मैं आपको ये कहता हूं कि जब भी कोई बात आती है धर्म से संबंधित तो हमारी शुरुआत नहीं होती, हम सिर्फ जवाब देने के लिए आते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था। आप ऑपरेशन सिंदूर की जो चर्चा चल रही है उसमें वहां वो देश का वही चीज सारी है कि आप संसद सत्र चल रहा है, आप ही की मांग पर चल रहा है, सारे विपक्ष के मांग पर चल रहा है, लेकिन चर्चा आप लोग नहीं होने देते। चर्चा जब नहीं होती है तो कहते सरकार सुनती नहीं है। इससे बड़ी क्या जगह हो सकती है कि सरकार आपको जो आमंत्रित कर रही है, आपको जवाब दे रही है, आपको बता रही है
कि किस किस तरीके की घटना घटी। अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का फोन आया, 2 घंटे तक इंतजार किया, सारी चर्चा हुई, फिर कहते हैं कि आप ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे। अरे जो भाई, आप अगर राहुल गांधी गलती करेंगे या अखिलेश जी गलती करेंगे, क्या मोदी जी भी करेंगे? नहीं। चलिए, जो चीज है वो क्लियर और ठीक है करके आपको देवेंद्र बता जी। दी, सारी चीज क्लियर हो गई है। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, लौटूंगे आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन मैं एसके दुबे जी से भी लेना चाहूंगी। एसके दुबे जी, सीएम योगी ने कहा कि सपा ने संभल की जो धार्मिक विरासत है उसके खिलाफ पाप किया है। अब समाजवादी पार्टी इसका काउंटर किस तरह से करेगी? काउंटर करेगी या खंडन करेगी? मुझे यही समझ में नहीं आता है कि 11 साल हो गए, क्या चना छील रहे थे क्या ये लोग? 11 साल में आपने क्या किया है? बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। ट्रंप थप्पड़ मार रहा है, एक एक नहीं डबल डबल थप्पड़ मार रहा है। आपने क्या किया? गले मुर्गे उखाड़ना बहुत आसान होता है। मुझे अगर आपकी बुराई करना हो, लांछन लगाना हो, तो 2 मिनट लगता है, वो ऐसा है वो ऐसा है, इतना खत्म हो गया। लेकिन तारीफ किसकी की जाती है? अगर कोई काम करता है अच्छा तो उसकी तारीफ की जाती है। इनने तो तारीफ भी नहीं की है, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनकी तारीफ की जाए। आप सोचिए, इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा क्या है? अरे भाई, आप में इतनी ताकत, 2 बार वहां, तीसरी बार केंद्र में हो, 2 बार यहाँ हो, आप कोई कायदा बना के दिखा देते ना हिंदुओं और मुसलमानों के लिए कि भाई ये कानून बनेगा, आज से अब कोई मंदिर नया नहीं बनेगा, आज से कोई नई मस्जिद नहीं बनेगी, जो पुराने मंदिर मस्जिद हैं उन्हीं को रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उन्हीं को संभाला जाए, वगैरह किया जाए, उन्हीं की देखभाल की जाए। ऐसा तो कोई कानून नहीं बनाएंगे। बस ये वो चीज जो इतिहास बन चुकी है, उस चीज को गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। आप में है ताकत कि हिंदुस्तान की जितने भी मंदिर पुराने हैं, जिन पे कब्जा हो गया या जिनको दबा दिया गया, मिटा दिया गया, उनको दोबारा आप बना दें? है ताकत तो बताएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इनकी ताकत नहीं। इनको क्या करना है कि राजनीतिक रोटियां सेकना है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हिंदू मुस्लिम कैसे हो, वैमनस्यता समाज में कैसे फैले, उसके लिए ये काम दिन रात करते हैं, और इसमें ये मास्टरमाइंड है। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी काम जो सामाजिक डिस्प्यूट है, जिसमें समाज में डिस्प्यूट है, चाहे वो 2 धर्म में डिस्प्यूट हो, चाहे वो 2 जातियों में डिस्प्यूट हो, अगर वो कोर्ट के थ्रू निकलता है तो वो ज्यादा बेहतर है और उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। हम उसमें मानते हैं। राम मंदिर में भी हम लोगों ने यही किया कि अयोध्या का जो केस था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने उसका स्वागत ना किया। लेकिन आप क्या करते हैं? सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। तो ये डबल गेम नहीं चलेगा। आने वाले समय में आप देखना, इनका पतन निश्चित है। आपने अभी देखा होगा, चलिए ठीक है, मैटर में कि इन्होंने स्कूल 5000 लगभग स्कूल बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है दुबे जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हेमंत मिश्रा जी, सीएम योगी कह रहे हैं कि 1947 के बाद कत्लेआम की अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो कांग्रेस का वोट बैंक खिसक जाता है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार की जो ऐतिहासिक नाकामी है वो संभल के मुद्दे पर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हेमंत जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। आवाज आ रही? जी आ रही है जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रगल शुरू से रहा है कि किसी तरीके से भ्रम की राजनीति करते रहें और धर्म की राजनीति करते रहें, तो जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे उनका ध्यान, जनता का ध्यान भटकता रहे। मेरा केवल एक इस बात का कहना है कि 1947 के दंगा हुआ, जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता देवेंद्र जी ने बताया। कितने लोग मारे गए? 1 लोगों के हत्या का मामला सामने आया। 78 में कुछ हत्याएं और कुछ घटनाएं हुई थी जिसके कारण रहे थे, और मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार ने उसका सही से उसका आकलन किया होगा और सही से उस चीज का जवाब भी दिया होगा। मैं दूसरी बात कहता हूँ, अगर आज योगी जी संभल से जाकर के
धार्मिक ध्रुवीकरण की भावना को प्रेरित करते हुए अपना बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन, खोई हुई जमीन को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अगर शायद योगी जी जाकर के अगर से एक आवाज उत्तर प्रदेश के लिए देते कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए हम इतने रोजगार के अवसर देंगे, तो शायद उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो लाभान्वित होता और ज्यादा उत्साहवर्धित होता। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनके पास इस बात की कोई सूचना नहीं है। उनके पास तो सूचना केवल इस चीज की है कि कहाँ मंदिर है और कहाँ मस्जिद है, उखाड़ो। इसके अतिरिक्त कहीं कोई चीज मुझे लगता है नहीं है। देखिए, देश में या प्रदेश के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमें बात उनके आधार पर करनी चाहिए। हमें राजनीति उस आधार पर नहीं करनी चाहिए जिस आधार पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इसे काउंटर एक तरह से समझ लीजिए। मस्जिद खोदो मंदिर निकलेगा, ठीक है, ये चीजें बहुत समय से चल रही हैं और खासतौर पर जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बुराई क्या है सर? हमें अपनी विरासत पाने का क्या हक नहीं है? सनातनियों को अपनी विरासत पाने का हक नहीं है? किसने कहा? किसने कहा? अदालतें बंद कर दीजिए, कानून बंद कर दीजिए, संविधान तो आप खत्म करने पे लगे। अदालत तो आपको सर्वे करने की अनुमति दे रहा है। अदालत सर्वे करने की अनुमति दे रहा है। अदालत के आधार पे तो आप करेंगे ना भाई। एक बताइए, कोई सिविल सूट फाइल होगा, ज्यादा विवाद में मत जाइए। जिसकी जितनी रोटी जहां पे जो है चलानी है वो उसी हिसाब से चलाएगा। मेरा सबमिशन केवल, और कांग्रेस पार्टी का जो सबमिशन है वो केवल ये है कि सर्व समाज की बात हो और सभी लोग लाभान्वित हो। ऐसी योजनाएं, इस तरीके की बात करनी चाहिए। मेरा कभी कम्युनलाइज करने का कोई मामला नहीं है कि कम्युनलाइज करूं या इस तरीके से करूं। देखिए, आस्था मैं भी रखता हूं, मैं भी हिंदू धर्म में आस्था, मैं भी सनातन में आस्था रखता हूं, लेकिन मैं 2000 से खतरे में नहीं हूं। मेरा अपना आस्था है, मैं अपना विश्वास है, मेरी अपनी भावनाएं हैं। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हूं, अपने भावनाओं में करता हूं। बड़े पुराने लोग, बुजुर्ग लोग कह गए कि भोजन पर्दे में होता है, उसके लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करके वोटों का ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करती है। आपत्ति वहां पे है। धर्म के लिए कोई आपत्ति की बात नहीं, उनका अपना धर्म है, हमारा भी धर्म है। हम लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी भावनाओं को समझते हैं, मानते हैं, अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा भी करते हैं। मेरा कहीं कोई इस चीज के लिए वो नहीं है। आपत्ति वहां होती है जहां आपको आवश्यकता क्या है। आज मूलभूत आवश्यकता है, बेरोजगारी है, मूलभूत आवश्यकता है कि महंगाई बढ़ी हुई है, मूलभूत आवश्यकता है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मूलभूत आवश्यकता है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जो नाबालिग हैं और उनके साथ में गलत तरीके से उस चीज के लिए हो रहा है, जबकि कहा यह जाता है कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा। अगर बयान और राजनीति इसी चीज पे की जाए तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का भला ज्यादा होगा। ठीक है, तो आस्था की विषय है, आपके पास हमारी अपनी आस्था है, हम लोग अपनी आस्था से बात करते हैं। ठीक है सर। पंकज जी, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 के बाद से जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ऐतिहासिक नाकामी है कांग्रेस सरकार की, वो निकल के सामने आ रही है। 1947 का जो बंटवारा था वो भी धर्म के ही आधार पर हुआ है। ये मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को भूलना चाहिए। अब जिस तरह से संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे, एक मिनट, नहीं सर, मुझे आपत्ति है इस बात पे। जी, क्या आपत्ति है? हाँ, बिल्कुल बताइए। आप किसी को दोषी ठहराने से पहले इतिहास के तय में जाइए। क्या धर्म के आधार पर नहीं हुआ था 1947 का बंटवारा? कोई राष्ट्र सिद्धांत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन था या नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना का देन था नहीं था? नहीं, जिस दिन ये देश आजाद हुआ था, जो बंटवारा हुआ था वो धर्म को लेके हुआ था या नहीं हुआ था? ये 47 का बंटवारा, ये 48 में जो तय हुआ था, ये जो दंगे हुए थे, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था या नहीं हुआ था? हिंदुस्तान धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान धर्म के नाम पर सारी चीज गई थी, तो फिर धर्म की लड़ाई कहां बची है? आज तक चला। अरे भाई यार, जिनको मुखर्जी का नाम ले रहे हो, ठीक है। अभी ज्यादा इतिहास में नहीं जाते हैं, अभी ज्यादा इतिहास में नहीं जाते, अभी संभल के वर्तमान मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, हेमंत जी, देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री बनने में राजनीति ना की जाए, तो ये चीज जो है, ये गद्दारियां तो उसी समय से चल रही थी। नहीं सर, रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर, अभी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए।
रुक जाइए अभी पंकज जी से सवाल ले लूं मैं, पंकज जी से सवाल ले लूं, फिर उसके बाद आप दोनों से भी सवाल होंगे सर। एक सर रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज, हेमंत जी, देवेंद्र जी, सर अब रुकना पड़ेगा, अब रुकना पड़ेगा सर, ठीक है। सर देखिए अब इस तरह से आप लोग अगर आपस में ही तू मैं करेंगे तो तू मैं सर आपस में आप करेंगे तो आपका मैसेज भी नहीं पहुंच पाएगा सर दर्शकों तक, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर। ठीक है देवेंद्र जी, हेमंत जी अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, देवेंद्र जी अगर सुन पा रहे हैं आप मुझे, सर प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, पंकज जी से सवाल कर लूं, उनसे अभी तक एक भी सवाल नहीं हो पाया है, पंकज जी से सवाल कर लूं। पंकज जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, जैसी लाइन का इस्तेमाल उन्होंने एक बार फिर से किया है संभल में। देवेंद्र जी, हेमंत जी, सर प्लीज रुक जाइए सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बारी बारी से सबसे मैं सवाल ले रही हूँ, आपसे भी लूंगी, रुक जाइए पंकज जी। ठीक है देवेंद्र जी सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए प्लीज। अरे जब सुप्रीम कोर्ट में बार-बार जाते हो आप, कहीं ना कहीं तो मानोगे आप। सर मुझे आप दोनों की ऑडियो डाउन करवानी पड़ जाएगी सर, प्लीज रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए सर। हेमंत जी, देवेंद्र जी, सर बहुत उम्मीद कर रही हूँ मैं, आप दोनों बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, तो प्लीज सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा संयम बरतिए, रुक जाइए। पंकज जी, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, जैसा जो नारा है वो आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में कहा है। उन्होंने कहा हर पापी को सजा मिलेगी जिसने अब तक संभल में पाप किया है। दंगा ब्रिगेड को भी उन्होंने लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप, और वो है कौन से पापी? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कि ये कहा जा रहा है कांग्रेस पाप करती रही, समाजवादी पार्टी ने उसको ढकने का काम किया? देखिए एक बात को तय समझ लीजिए स्नेहा जी, अपूर्वा जी, की जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है और 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तब से हिंदुत्ववादी सरकार उत्तर प्रदेश में कायम हुई है। और जिस तरह से काशी कॉरिडोर हो, चाहे 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला के को विराजमान स्थापित किया गया, तो ये सब इस सरकार की उपलब्धि रही। और जिस तरह से संभल में 183 हिंदुओं की हत्या होती है पूर्व की सरकारों के दौरान, उस समय लोग कहां सो रहे थे। और भारत के बंटवारे की बात करें तो धर्म के आधार पर बंटवारा करने का कार्य कांग्रेस के ही रिजिम में हुआ, कांग्रेस ही इसकी जनक है, कांग्रेस ने ही ये बंटवारा किया। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सीधी नीति पर चलते हैं, उनके अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है, और वो तल्ख टिप्पणी करने के लिए निश्चित रूप से जाने जाते हैं। और उन्होंने निश्चित रूप से हिंदू समुदाय को एक संदेश देने का काम किया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नोक रहोगे। ये निश्चित रूप से उन्होंने कहा, अगर हिंदू आज बटा न होता तो आज अखंड भारत होता। निश्चित रूप से इसकी परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ तो इसके परिचायक है। योगी आदित्यनाथ हर चीज पे तल्ख टिप्पणी रखते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम वर्ग को समझाने का काम उन्होंने किया था, और ताजिए निकालने को कहा था कि आप अगर ताजिए ठीक से निकालिए, ताजिए की लंबाई छोटी कर लीजिए, इससे हादसे हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने उसको नहीं माना। और जौनपुर में क्या हुआ अपूर्वा जी, 3 लोग जो है कलंकित हो गए करंट लगने से। उसके बाद उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, सीधी सी बात है। देखिए उन्होंने सीधे तर्क टिप्पणी की थी कि उत्पाती जो है ऐसे बिना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो योगी आदित्यनाथ तो इस तरह की टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। और सवाल इस बात की है, देखिए योगी आदित्यनाथ का एकदम स्पष्ट नजरिया रहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध करेंगे तो आप बचेंगे नहीं, कहीं से भी ऊपर का ही रास्ता आपको देखना पड़ेगा, या तो हाफ काउंटर होगा या फुल काउंटर हो जाएगा। और इस तरह की बात करना, संभल में जिस तरह से बावड़ी मिल रही है, जिस तरह से वहां पुराने कल्की धाम मंदिर था और वहां जामा मस्जिद का निर्माण हो जाता है, ये इतिहास गवाह है। इतिहास में इस तरह की बातें परिलक्षित है। और जिस तरह से वहां कल्की धाम के अवतार को, वहां के स्वरूप को चेंज करके वहां जामा मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है, और जिस तरह से वहां दंगा भड़काने की कोशिश की जाता है और दो समुदाय के लोग आपस में मिल जाते हैं, और जिस तरह से पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, और जिस तरह से कैमरे तोड़े जाते हैं, और जिस तरह से वहां पर सर्वे के नाम पर जिस तरह का बवाल किया जाता है, तो ये भी जनमानस ने देखा है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको कंट्रोल कर लिया, नहीं तो ये पूरे प्रदेश में दंगा फैल जाता। और वहां देखिए अपूर्वा जी की कितने बावड़ी और कितने मंदिर, कितने खुदाई के दौरान मिले। तो ये सब भारतीय इतिहास की औपचारिकता को प्रदर्शित करते हैं कि वहां किस तरह के मंदिर थे जिनको तोड़ के वहां पर जो है उसको विध्वंस कर दिया गया। और उसके बाद कितने तो ऐसे थे कि जहां पर
भगवान के मंदिर थे जो कूड़ेदान के अंदर दबे हुए थे, उनको कूड़ेदान वो साफ किया गया तो बकायदा भगवान हनुमान जी प्रकट होते हैं, बहुत से ऐसे मंदिर मिलते हैं। ये सब करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में है। उन्होंने इस तरह का कार्य किया, उसी के चलते ये सब हो रहा है। लेकिन चलिए, विपक्ष ठीक के लोगों को तो पेट में दर्द होता है। और देखिए, शैक्षणिक बेरोजगार पैदा करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया अपूर्वा जी, इसीलिए ये लोग इस तरह की बेरोजगारी और उटपटांग मुद्दे उठाते हैं। ठीक है। आज देखिए, भारत एक सेकंड जी। लेंगे। भारत देखिए प्रगतिशील भारत है, वो ट्रम्प की घुड़कियों से डरने वाला नहीं है कि जो है जो आपके कृषि उत्पाद है उसको भी उसके लिए व्यापारिक समझौता किया जाए। तो इस तरह की बात करना कहीं से भी जायज नहीं। ठीक है पंकज जी। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए, दंगा ब्रिगेड पर अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर उसे मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जा रहा है बार बार? और अगर ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है, तो फिर इसे धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? देखिए पूर्वा जी, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। आज कई दिन में आपके पास डिबेट हो रही है, मुझे जरूरत थी आपकी। मैंने कई कहा था कि आप लंबे समय के बाद हैं 8 बजे की डिबेट में जी। जब अहंकार भी शानदार हो, विश्लेषक शानदार हो, पैनल शानदार हो, तो वहां ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। वहां बात को थोड़ा सा तथ्य के साथ आए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल मैं धर्म की बात पर को भी मान रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो आवाज है उसको भी मान रहा हूं, सपा के प्रवक्ताओं की मान रहा हूं, और तथ्य के साथ बोल रहा हूं कि 48 में सीधी सी बात है, ये जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पर हुआ था। छोटी सी बात है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। और आप संभल को ले लीजिए, संभल की बात हम चर्चा कर रहे हैं या देश की विभिन्न घटनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। 2004 से लेकर अपूर्वा जी और 2014 तक इस देश में 27 बार आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की सिविलियंस की मौतें हुई हैं और 287 26/11 वाला एक साथ मरने वाला भी था। मतलब इतने बड़े मामले के बाद कांग्रेस की कोई एक उपलब्धि इस समय में रही हो, ये ताजा बात कर रहा हूं मैं, 70 में भी नहीं जा रहा, 2004 से और उसका 10 साल के कार्यकाल की है, लंबी नहीं की है, नहीं फिर लाखों में चली जाएगी। तो आप एक भी काम नहीं कर पाए। लेकिन आज देश की जो स्थिति है उस पर जब चर्चा होती है, देश की बात होती है, राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, रास्ता यहीं भटकते हैं कि आप ही चर्चा करना चाहते थे सिंदूर को लेकर। अब भाई सिंदूर वाली जो चर्चा है, हम उसके लिए स्पेशल सत्र बुलाइए। अब स्पेशल सत्र में जब सरकार बता रही है, आपको क्लियर कर रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सेना ने आपको एविडेंस दिया है, और आप कह रहे हैं कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ट्रंप पर बोलिए, जब ट्रंप का फोन नहीं था। ये कहा देश के प्रधानमंत्री ने, बार बार समझाया प्रधानमंत्री जी ने कि आप जो है, उनका फोन आया उपराष्ट्रपति का, 1 घंटे तक उन्होंने 1.5 घंटे तक इंतजार किया, मैंने वापसी कॉल किया, उनको जवाब दिया। तो उन्होंने एक बार 1999 की घटना है जब अटल जी को भी इसी तरीके का फोन आया कारगिल घटना में, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का आया कि कहीं परमाणु छोड़ देगा पाकिस्तान, तो कह दिया था कि जल्दी करो भाई, हमारे परमाणु दीपावली के लिए नहीं रखे। ये बात दोहराई गई है। ये कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्दी करो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का गोले से। स्पष्ट हो गया सब चीजों। फिर कहते हैं कि ट्रंप के खिलाफ बोलो। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले राहुल गांधी को वो आईना दिखाया जो 5 वर्ष पहले भी दिखाया था। राफेल को लेकर का चौकीदार चोर है, 5 वर्ष तक नहीं बोला। और फिर अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले फिर कहा कि आप सीमा पर विवाद कर रहे हो, कभी कितने हजार किलोमीटर बताते हो, कभी कितना किलोमीटर बताते हो, अगर तथ्य नहीं है तो मत बोलो। उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तथ्य के साथ बोल रही है, तथ्यात्मक बातें रख रही है, पूरा देश देख रहा, तुम लोगों पर हंसते हैं। अब राहुल और अखिलेश जी मिलकर जो गेम खेलते हैं उसमें अच्छे कुछ नेता, देखिए मैं किसी पार्टी को कभी ये नहीं होता कि अच्छे नहीं होते हैं, सब में होते हैं। अच्छे नेता सपा के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के अदर्स पार्टियों के हो सकते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार बोलना चाहें तो चाहकर भी वो नहीं बोल पा रहे। तो ये सबसे बड़ी जो है विपक्ष की कमजोरी है। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा मुद्दा संभल है। तो संभल को लेकर भी वही चीजें नजर आ रही हैं, यही आरोप संभल को लेकर भी लग रहा है कि धर्म के चश्मे के आधार पर यहां पर कार्रवाई हो रही है। अगर यहां पर दंगा ब्रिगेड पर अगर कार्रवाई हो रही तो फिर उसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई क्यों कहा जा रहा है? अरे भाई, जो आरोपी है वो आरोपी है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अपूर्वा जी, मैं संभल पर भी आना चाह रहा था, यहीं इसी से जोड़ते हुए शब्द करते हुए, लंबी बात हो गई है, थोड़ा सा डिबेट में कम समय होता है। संभल की जो घटना है, संभल पर जब चर्चा हो रही है, संभल की सबसे तथ्यात्मक घटना है कि हमने संभल को लेकर जिक्र नहीं किया। आपने ये चीज
अदालत की बात हमारे मित्र कह रहे थे कि अदालत बंद कर दें, कांग्रेस के मित्र। अदालत के बाद ही संभल गई है सरकार, अदालत के आदेश पर ही वहां प्रशासन गया, उसके बाद पथराव हुआ, उसके बाद गोलियां चली, उसके बाद कानून का तोड़ा गया। जब आप अदालत का भी सम्मान नहीं करते तो मजबूरी में लॉ क्या है, कानून क्या है, जिस भाषा में आप समझोगे उसमें समझाना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं कहता कि बटोगे कटोगे, मैं तो यह भी कहता हूं कि आज इजराइल की, रशिया की या दुनिया की जो हालत है उसे देखते हुए, यूक्रेन की जो हालत है, बटेंगे तो कटेंगे। हम तो उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू को भी कहते हैं देश के साथ खड़े रहो ना आप। हम तो राहुल जी से भी कह रहे हैं, उनको भी सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था, हमने अखिलेश जी को बुलाया, सारी चर्चा की, उसके बाद एक दिन सही बोलकर पूरे दिन आप उसी काम को करते रहे। तो हम फिर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, ना हिंदू ना मुसलमान, बटोगे तो कटोगे, किसी का नाम नहीं लिया। मैं दोहरा रहा हूं अपूर्वा जी, बार बार आपके नेशनल चैनल पर बैठकर आपके साथ आप इसका विश्लेषण करा दीजिए और मेरी बात का निष्कर्ष निकलवा दीजिए, मैं मान लूंगा इनको कितने बुद्धिजीवी हैं। ये घेरते क्यों हैं, ये बयान को अपने माफिक क्यों बनाते हैं, ये सातिर किस्म के लोग हैं और सातिराना दिमाग से ये अब नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता है, नेता है, पढ़कर आते हैं, सर्च करते हैं, जब बोलते हैं। चलिए ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए अभी एसके दुबे जी ने रोजगार और शिक्षा का भी मुद्दा उठाया था, तो उन्हीं से एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। एसके दुबे जी, संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों का पुनरुद्धार होगा। अब ये केवल धार्मिक काम तो नहीं है सर, यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी काम हो रहा है, यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से भी काम हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं फायदा इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली रोजगार के लिए भी तो होगा। फिर क्यों इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर रोजगार के लिए काम नहीं हो रहा है? अरे भाई, अपनी संस्कृति को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, हम अपनी विरासत को भी सहेज रहे हैं, हम अपनी सनातन को भी सहेज रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। जैसा कि हमने अयोध्या में भी देखा, राम मंदिर निर्माण के बाद रोजगार मिला वहां पर लोगों को। दुबे जी, क्या इससे रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? अपूर्वा जी, आप सरकार में हैं, आपको किसी ने ऐसा बोला है कि ये आप विकास का काम, क्या ये काम वहां पर नहीं हो रहा? किसी भी विपक्ष के दल के नेता, सुनिए तो पहले पूरी बात तो सुनिए। आपको किसी ने ऐसा बोला कि यहाँ पे कच्ची सड़क है, इसको डामर रोड मत बनाइए, यहाँ पे 2 वे है, यहाँ पे 4 वे नहीं बनाइए? किसी ने रोका? विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि लोगों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिया जाए, लोगों को चलने के लिए रास्ता दिया जाए, लोगों को कमाने के लिए सोर्सेज मिल जाए, व्यापार उनका अच्छा चले, यही सब विकास होता है ना, तभी तो डेवलपमेंट होता है। नहीं तो डेवलपमेंट है क्या? लेकिन इनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है कि किसी भी तरीके से समाज को विघटित रखो, ऐसी बातें करो कि हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ जाए, कैसे भी करके समाज का जो सौहार्द है वो खत्म हो जाए। अरे भाई, आपको स्थिति शायद मालूम है कि नहीं, आप अयोध्या गई कि नहीं गई? अभी 5-6 महीने के अंदर मैं गया हूँ। आज की स्थिति अयोध्या की और पहले की स्थिति में बहुत अंतर हो गया है। आप देखिए, फ्लाइटें बंद हो गई हैं, लोग वापस उसी परिस्थिति से गुजर रहे। नो डाउट कि वहां काम हो रहा है, लेकिन काम कैसा हो रहा है? भ्रष्टाचार वाला काम हो रहा है। आप सर, लोगों की जमीनें निकाल ली जा रही हैं 200 रुपए फुट में, और यही जमीनें 1000 फुट में, मतलब दलाली का अड्डा बन गया है अयोध्या। मैं भी कई बार दर्शन करने गया, ऐसा नहीं है। वहां पर जिस स्पीड से काम होना चाहिए थे, आज वो स्पीड नहीं दिखाई दे रही है। वहां का व्यापारिक वर्ग भी तकलीफ में है। आप सोचिए, आप ये ऐसा, अगर मैं गलत हूं तो आप उठा के अभी इंटरनेट पे चेक कर लो कि वहां जितनी फ्लाइटें जा रही थी उससे कम से कम 60% फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं, वहां के रेलवे स्टेशन की हालत क्या है? पानी भर जाता है, लोग चल नहीं पाते हैं। तो ये कैसा विकास है? विकास का मतलब साफ सुथरा विकास होना चाहिए। विकास का मतलब ऐसा है कि लोग जो जाएं, आए, रहें वहां, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप अगर दूसरी बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का एक बेस्ट एग्जांपल है। जब से बना है, मैं हजारों बार वहां से निकला हूं, मुझे कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं मिला लखनऊ जाते वक्त, लेकिन वहां पर रिपेयरिंग का काम ना चल रहा हो। एसके दुबे जी, लेकिन जो संभल में दंगा हुआ, वो तो कोर्ट के आदेश के बाद टीम वहां पर पहुंची थी सर्वे करने के लिए, फिर वो दंगा क्यों हो गया?
क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं। षड्यंत्र है? नहीं, मैंने आपको बोला हाँ। कि इस बात कोर्ट जो डिसाइड करे, कोर्ट बोले ये मस्जिद नहीं है मंदिर था, कोर्ट तो ने मस्जिद वहां को पे हटाओ, सर सर्वे मंदिर के लिए बनाओ। आदेश दिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसी पूरा एक वो स्ट्रक्चर तैयार करिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप क्यों कानून नहीं बनाते हैं कि अब हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की अब जरूरत नहीं है? आप कानून बनाइए ना, लोकसभा विधानसभा में सब में नहीं, इसके दुबे जी, एक चीज मैं नहीं समझ पा रही। सुनिए तो, अरे सुनिए, आजकल अतिक्रमण कहाँ होता है? लोग यही तो बोलते हैं कि अतिक्रमण होता है। उनने का अगर आपको जगह कब्जा करना है, मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, चर्च बना दो, दरगाह बना दो, ये बना दो, वो बना दो। उनने का धार्मिकता का रंग रूप दे दो। कुछ देखिए, इसमें पूरा समाज इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें कुछ स्वार्थी लोग इन्वॉल्व होते हैं। अरे भाई, क्यों सरकारी जमीन पे ये सब करने का? आप एक पूरा डेटा तैयार करो कि कहां पर सरकारी जमीन पे कब्जा है। इनका बुलडोजर कब चलता है? मैं आपको बता रहा हूं ना, इनका बुलडोजर जब चलता है जब ये किसी को अरेस्ट करते हैं, फिर इनका बुलडोजर चलता है। अरे भाई, इतने आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? 50% से ज्यादा तो निकम्मे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो काम नहीं करते सरकार के लेकिन देखिए, सवाल मेरा वही है दुबे जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ दुबे जी, सवाल मेरा वही है, अब भी वही है कि कि आखिर संभल के मुद्दे को कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाके वहां पर सर्वे करिए, टीम जाती है सर्वे करने, उन पर पथराव हो जाता है। पथराव करने वाले होते कौन है? मुस्लिम समुदाय के लोग। अब यहाँ पर बीजेपी कैसे हिंदू मुस्लिम कर रही है सर? ये चीज मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उस पे कानून काम करे ना, उस पे कानून काम करे। अगर पथराव करते हैं तो काम करती है तो कानून काम करती है तो फिर छाती पीट के रोने लग जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप दो चश्मे से यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, आप धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब अगर कानून काम कर रही है तो फिर सर आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, बहाए भी हैं संभल के मुद्दे पर। नहीं, इनका जो काम होता है वो प्रायोजित पहले से प्री प्लान होता है, ये तकलीफ है। आप देखिए, कहीं भी जब भी इलेक्शन होगा तब ये इस तरीके के प्रोपोगंडे को तैयार करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, आप काम के नाम पे वोट मांगिए ना, क्या दिक्कत है? काम के नाम पे लोगों के बीच जाइए, आपको पसंद करे, हमें पसंद करे, कोई बात नहीं, जनता है जिसको पसंद करे। लेकिन आप काम नहीं करना चाहते हैं। आज देखिए, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आप मास कम्युनिकेशन की डिग्री के बाद आप एक्सपेक्टेशन, जब मास कम्युनिकेशन करते हैं, कितना एक्सपेक्टेशन होता है कि हम बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, कम से कम 50, 60, 70 हजार तो स्टार्टिंग होगी। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आपको 25,000 रुपया भी मिलना मुश्किल होता है मास कम्युनिकेशन के जॉब में। आप बताइए, किस स्थिति में अगर आप 25,000 रुपया आपको मिल रहा है दिल्ली नोएडा जैसे शहर में, आप क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या घर पर भेजेंगे? बताइए स्थिति क्या है। ये स्थितियां हैं। ठीक है दुबे जी, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन एक बार सवाल हेमंत जी से भी ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगी आपको दुबे जी, क्योंकि मैं खुद मास कॉम की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने भी इंटर्नशिप किया है। एकदम से सर हवा में तो एंकर नहीं बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमने भी देखी है, बहुत सारी चीजें हमने भी फेस की है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये चीज बोला है कि आपको तो हेमंत मिश्रा जी, इस बात का कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति है वो सिर्फ हिंदू प्रतीकों को दबाने और वोट बैंक को समेटने के लिए है, ऐसा आरोप हमेशा से कांग्रेस पर लगता चला आया है। सवाल मुझसे है? जी हेमंत जी, वोट बैंक बचाने तक सीमित रहा है कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति है। देखिए, कांग्रेस धर्मों का सम्मान करने वाली हमेशा से रही, क्योंकि देश की जो संविधान है उसमें सेकुलरिज्म का शब्द बकायदा उसमें लिखा हुआ, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कभी हमारे विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रमुख जी द्वारा ये उठाया गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता जो हैं वो बहुत विद्वान और सारे हैं, बाकी लोग पता नहीं पढ़ के आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर अच्छी बात है, शायद अगर ऐसा अपने पे भी अगर गौर फरमा लेते, चीन के ऊपर दबाव देने के लिए आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मिस्टर तापिर गाओ, जरा उनके बयान को भी पढ़ के देख लिया होता तो शायद ये बात कहने की जरूरत नहीं समझती। कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है जो तापिर गाओ कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का अपना व्यू है। हो
है कि कहीं पर कुछ समझने में चीजें रही हो, मैं नहीं मानता। दूसरी चीज रही जाती है बात दंगों की, तो देखिए बहराइच में दंगा हुआ, रामगोपाल मिश्रा जी का निधन हुआ, कौन जिम्मेदार हुआ? देखिए जहां पर भी आप इस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे, जहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे, तो वहां दंगे होंगे और दंगे में इंसान खत्म होगा, इंसान मरेगा। हिंदू और मुसलमान नहीं मरेगा, वहां इंसान मरेगा, किसी के परिवार का चिराग मरेगा। इसको आप समझिए कि ऐसी चीजें ना की जाएं जिससे कि आपसी वैमनस्यता बढ़े, देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जो आपको बेनिफिट दे, चाहे भले उसकी जो है कुछ भी हो जाए। मुझे आपत्ति यहां पे है। तीसरी बात जो आपने कही, अयोध्या और काशी के कॉरिडोर वाली बात एक आई अभी, तो अयोध्या में जिस तरीके से भूमि घोटाला करके आपदा में अवसर, भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना सगल रहा है कि आपदा में अवसर पैदा करो। पुलवामा होता है, आरडीएक्स कहां से आता है पता नहीं चलता है, उनकी सेना के पीछे खड़े होकर के उनके आधार पर वोट भी मांग लेते हैं। तो उनके लिए तो आपदा में अवसर इस तरीके से लेकर के आते हैं ना, तो कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, ये पुराना है इनका। और आतंकी घटनाओं के बारे में जो बात जहां तक करी गई है, जरा अपना कार्यकाल उठा करके देख लीजिए कि कितने हमले ऐसे हुए। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के रिजीम में भी हमले हुए, लेकिन कांग्रेस ने कभी आईएसआई को नहीं बुलाया जांच करने के लिए। हमारे यहाँ की एजेंसी ने जांच किया और जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो मेरा सबमिशन केवल इतना है कि भ्रम मत फैलाइए, तथ्यात्मक रूप से मैं बात करूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं और उसके आधार पे ही मैं अपनी बात कहूंगा। काशी के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का खुद का चुनाव क्षेत्र है, वहां पर सड़कें उखड़ी हुई हैं, गंगा की स्थिति बड़ी भयावह है, बाढ़ की स्थिति खराब है। हम जब कोई बात कहते हैं वहां पे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख जाता है। अजय राय जी कांग्रेस चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा लिख गया। तो आप लोग हमेशा जनता की आवाज को दबाने का जो प्रयास करते हैं उसको बंद करिए। हम लोग जनता की लड़ाई जनता के हित के लिए लड़ेंगे। आप चाहे कहीं कुछ भी करिए, लेकिन जनता भी अब समझने लगी है। इसीलिए जो 400 पार का नारा था, ला करके आपको कहां से कहां पहुंचा दिया गया, और वो भी वोटों की चोरी के आधार पे। राहुल जी ने इस बात के लिए अभी आज बहुत बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कर्नाटका में एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है किस तरीके से वोटों को काट दिया। आप तो डुप्लीकेट वोट बना करके वोट डलवा रहे हैं। ये सब बातें जो हैं, ये अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर कर्मशीलता है, तो आपको इस तरीके की चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। आप तो वैसे ही चुनाव जीतते अगर आपके कार्य अच्छे होते। लेकिन आपने रोजगार दिया नहीं, आपने महंगाई कम की नहीं, आपने जो अपराध है उनका ग्राफ आप नहीं कर पाए। तो आपके पास में अब दूसरा हथियार आ गया कि वोटों की चोरी करके चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जनता समझदार है, समझने लगी। अभी उत्तर प्रदेश में आईना दिखाया है, अभी पूरे हिंदुस्तान में आईना दिखाएगी, और उत्तर प्रदेश में तो 27 में आईना दिखाया ही जाएगा। कि आप खूब मान करके चलिए। चलिए ठीक है। पंकज रस्तोगी जी, जब बीजेपी कानून के तहत हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, तो फिर विपक्ष इसे सांप्रदायिक बता रहा है। अब ये कोई गिल्ट पॉलिटिक्स इसे कहा जा सकता है? इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम संभल के मुद्दे की बात करें, क्योंकि वहां पर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है। उन पर पथराव किसने किया, उन पर उनके साथ मारपीट किसने की? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। अब अगर कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो तो फिर किसके खिलाफ हो? और अगर होती है तो फिर विपक्ष में कुछ लोग ऐसे बैठे जो छाती पीट के रोने लग जाते हैं। अगर मालेगांव बम ब्लास्ट में लोग मारे जा रहे हैं तो वहां पर मुस्लिम मारे जा रहे हैं, ये कहा जाता है। और अगर उसके पहले बम ब्लास्ट में लोग मारे जाते हैं तो वो इंडियंस हैं। ये धारणा है। देखिए अपूर्वा जी, एक बात तो तय समझ लीजिए, जिस तरह से कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के नेताओं ने तो सनातन धर्म की व्याख्या कर दी कि सनातन धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने तो अपने, उनके नेताओं ने तो कर रहे हैं। ये कौन सा बयान कोट कर रहे हैं आप? किसका बयान कोट कर रहे हैं? रहा सवाल इस बात किसका बयान कोट कर रहे हैं? आप निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जाने जाते हैं, सम्मानित पत्रकार हैं। ऐसा कोई तथ्य दे दीजिए जिससे कि इस तरीके की चीज सामने आए। कब बयान किया ऐसा बताइए मुझे आप। उसको बकायदे कौन ने कब कहा गया? सारी चीजें कब कहा गया? ऐसी बातें आप कर रहे हैं। और समाजवादी इसके शासन पत्रकारिता कीजिए, उत्तर प्रदेश आदरणीय निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता कीजिए।
और उसके सनातन को तो मजाक भारतीय जनता पार्टी ने बना करके रखा हुआ है। आज देखिए सनातन का मजाक तो भारतीय जनता पार्टी ने बना करके रखा हुआ है। तथ्यात्मक बात कीजिए, बनाने का काम करते हैं, तथ्यात्मक बात कीजिए, कार्रवाई करते हैं, दंगा बिगड़े तथ्यात्मक बात कीजिए। उसके बाद उनके पेट में दर्द होने लगता है, वो इस तरह की तमाम टिप्पणियां करने आपके से पेट का बाज नहीं दर्द आते। मुझे पता चल रहा है, मुझे महसूस भी हो रहा है। प्रदेश में अभी जो समाज अभी कांग्रेस पार्टी के नेता जो बनारस की बात कर रहे थे, बनारस में चौमुखी विकास हुआ है जब से प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद बने हैं। बनारस का जितना विकास संक्षिप्त विकास उतना कभी नहीं हुआ था। और काफी कॉरिडोर में जिसकी संपत्तियां गई तो कहते उसको मुआवजा मिला। और अगर वहां की बात करें आपके अयोध्या में भी जिसकी भूमि गई बकायदा उसको मुआवजा मिला। और वहां के तमाम अधिकारियों ने जिस तरह की कार्यकुशलता के द्वारा जिस तरह से उसका निर्माण पूर्ण किया वो भी जनमानस ने देखा है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और योगी आदित्यनाथ अगर दंगा ब्रिगेड के ऊपर दंगा करने वाले लोगों की फोटो लगवाते हैं और उनसे सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले लोगों की फोटो लगाकर उनसे वसूली का कार्य करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप उत्तर प्रदेश में इस तरह का कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह की बात करना कहीं से भी जायज नहीं है। तो कांग्रेस के तो चरित्र सामने कांग्रेस के अगर खुलासा करते तो मुझे अच्छा लगता, आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता पे रहता। उसके बाद देखिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं है। अगर आपके पास सारे डाटा सत्ता की चाटुकारिता बहुत आसान है, डाटा को प्रस्तुत करिए, सत्ता का विरोध उतना ही मुश्किल होता है। पत्र के साथ तो अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो कर्नाटक चुनाव आयोग के पास शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें और इंडी गठबंधन के। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, स्क्रीन पे चला कर चलिए ठीक है सर। देखिए वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट लूंगी मैं सभी मेहमानों से। ठीक है सर, पंकज रस्तोगी जी, हेमंत मिश्रा जी, बस सर अब थोड़ी देर के लिए शांत होना होगा सर। मैं फाइनल कमेंट लूंगी सभी मेहमानों से। सुन लीजिए और जिस तरह से सर देखिए वक्त की कमी है सर, प्लीज प्लीज इन चीजों को समझिए, इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी सर। देवेंद्र प्रमुख जी, अब इसे किस तरह से देखा जाए? एक मिनट पंकज रस्तोगी जी, ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, अब इन चीजों को किस तरह से देखा जाए? जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है वो ही दल सबसे पहले हिंदुओं के विरासत के संरक्षण को लेकर सवाल उठाती है। जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, जो दल ये कहती है कि हम सनातन को मानते हैं और हम ही सबसे ज्यादा मानते हैं, और जब हिंदुओं की विरासत को सहेजने की बात आती है तो फिर वो इन चीजों को राजनीति करार दे देते हैं, इन चीजों को धर्म से जोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं, और फिर सबसे पहले सवाल भी यही उठाते हैं। सर क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिए। पंकज जी सवाल मेरा देवेंद्र जी से। पंकज जी आपको मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है? पंकज जी, अरे सर रुक जाइए, सवाल मेरा देवेंद्र जी से है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, एक एक करके क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। देवेंद्र जी देखिए अपूर्वा जी, मैं सबसे पहले ये क्लियर करूंगा कि हमने 11 वर्ष में जो देश में जो चीज बदली है, जो हमने प्रयास किया, एविडेंस के साथ है, पूरा देश देख रहा है। अब किस किस चीज पर भयानक जो स्थिति है, जब हम कहते हैं तो हमारे साथियों को मिर्ची लग जाती है, कहते हैं कि भाई हमें एक दंगा गिना नहीं पाए, और हम कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में आपकी सरकारों में सिर्फ दंगे ही तो होते थे। हिंदू और मुसलमान हुआ, सिख ईसाई हुआ, 75 हुआ, इमरजेंसी जैसी घटनाएं हैं, 84 जैसी घटनाएं हैं, देश का काला इतिहास है। और आप बता रहे हैं कि हम जो है, आप अयोध्या को लेकर उनकर चर्चा की, हमारे नेता अरे कॉमनवेल्थ से लेकर एक विश्व रिकॉर्ड है भाई, भारत का नहीं, घोटालों का। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपके मुखिया सब बदलित है, क्या उसमें सोनिया जी हो, डंके की चोट पर राहुल जी हो और बढेरा जी हो। मैं ये क्लियर बता रहा हूं आपको, आप इस तरीके के सवाल ही नहीं उठा सकते, क्योंकि आप अगर होते नरेंद्र मोदी जैसे और योगी जैसे, तो आपका अधिकार बनता था कि 15 साल गुजरात मुख्यमंत्री, 10 साल से प्रधानमंत्री, और आप उनके खाते चेक करा लीजिए, सारी चीज चेक करा लो। ऐसे ही आप योगी जी का भी करा लो, तो ये आपका नहीं बनता। दूसरी ये बात है कि आप अपनी सरकार से एक बार तुलना कर लीजिए। ठीक है, आप जब तुलना करेंगे, उसका विश्लेषण होकर निकल कर आएगा, तो हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख जो झगड़े की बात है, 0.5 मैं तो 5 यानी जो भी कार्रवाई होगी वो किसी धर्म के आधार पर नहीं होगी। खास तौर पर अगर हम संभल की बात करें तो कोई भी कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं होगी। इसके दो पेश दंगा ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई होगी, धर्म के आधार पर नहीं होगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, विपक्ष को कोई परेशानी। हाँ, संवैधानिक कार्रवाई है, लेकिन दोषियों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कोई बख्शा नहीं जाएगा, पहले जैसे बख्शे जाते थे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी संवैधानिक कार्य है, जो संविधान में लिखा, जो भारत का लॉ कहता, उसका सम्मान कीजिए।
यही भारत सरकार की और यही चलिए, उत्तर ठीक है प्रदेश देवेंद्र की जी। पहली ठीक है, प्राथमिकता ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की एसके यही दुबे जी, क्लोजिंग कमेंट सर आपका। धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी दोषी होगा चाहे वो किसी भी समुदाय का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष को इससे कोई परेशानी? नहीं, हमने तो स्टार्टिंग में यही कह दिया कि जो कोर्ट डिसाइड करेगा हिंदुस्तान की जनता उस कोर्ट को मानेगी, ठीक। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हेमंत मिश्रा जी। देखिए, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद तापिर गांव के बारे में कुछ बताएंगे वो देवेंद्र जी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। कानून की बात तो ऐसी रह गई कि जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से लेकर के अब तक कानून के अनुसार सारी कार्रवाइयां और कानून के अनुसार सारी चीजें होती चली आई। लेकिन ये तो उस संविधान को बदलने की बात करने लगते हैं, तो इसके लिए फिर प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। और दूसरी बात मैं तो कहता हूँ कि जैसे पुलवामा में था, मुझे तो देवेंद्र जी बता देते। अभी तो उन्होंने बहुत जो है सोनिया जी, राहुल जी और उनका जो है नाम बता दिया। हेमंत जी, देखिए वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है, अपूर्वा जी, ज्यादा वक्त 14 नहीं दे साल पाऊंगी की सर। इन्वेस्टिगेशन के बाद आज तक देवेंद्र जी नहीं बता पाए। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी, फाइनल कमेंट सर, फटाफट आपसे। देखिए पहली बात ये समझ लीजिए कि मुकदमा लिख करके कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जो दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है और कांग्रेस को अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए। 1975 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अगर संभल की बात करें तो संभल अब धीरे धीरे संभल रहा है और खुद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने संभल में पाप किया। यानी संभल से जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि दंगा होगा तो हिसाब भी होगा और विरासत पर किसी तरह का वार बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे साथ आज बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।